हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हमने सबसे पहले इतिहास शुरू किया है, उसके बाद ज्योग्राफी और आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी वाला सेक्शन। यहाँ पे हम पूरी लूसेंट कवर करेंगे। आने वाले 1-2 महीने में बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी चीजें आपको कवर कराऊं, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाएंगे, हम उतने ही ज्यादा लेक्चर अपलोड करेंगे। अभी ये प्लान चल रहा है कि सुबह आपका एक 10 बजे तक लेक्चर अपलोड होगा और एक आपका 6:30 बजे, जैसा भी होता है वैसा अपलोड होगा। आप ज्यादा अपना सपोर्ट दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो 4 बजे तक हम एक स्टैटिक जीके वाला पोर्शन अपलोड करना चालू करेंगे। और आप जब जैसे ही अपना सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम करंट अफेयर वाला पोर्शन भी ला देंगे। तो आपको बस सपोर्ट करना है। हम इस 1 महीने में आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा देंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए, आज स्टार्ट जो हम करने वाले हैं वो है पॉलिटी वाला सेक्शन। मोटिवेशन आज का देख लेते हैं। योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। सिर्फ खेड़ा जी ने बोला है, क्या मतलब है इसका? योर पॉजिटिव एक्शन, आपकी जितने भी पॉजिटिव एक्शन है, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, तो आपका वो पॉजिटिव एक्शन हो गया। पढ़ाई के लिए आप कितना एफर्ट मार रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप दिमाग लगाकर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं लेकिन लगातार यही सोच रहे हैं कि बहुत कठिन है, याद ही नहीं हो रहा, सब भूलता जा रहा है, तो आप पॉजिटिव नहीं निगेटिव सोच रहे हैं लगातार। और जितना ज्यादा आप नेगेटिव सोचेंगे उतना ही ज्यादा आपको भूलता जाएगा, क्योंकि अपने आप को आप क्या समझा रहे हैं कि सब भूल रहा है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी है पॉजिटिव वर्क के साथ। पॉजिटिव थिंकिंग जैसे जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं वो आपका जरूर निकलेगा। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद हो गई है। नहीं याद हुई है तो आप दोबारा रिवाइज करिए, लेकिन ये जरूर बोलिए कि मुझे बहुत अच्छे से सब चीज याद होती जा रही है, ये एग्जाम मेरा जरूर निकलेगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी और आपका पॉजिटिव वर्क जो है, पॉजिटिव एक्शन है, वही आपके सक्सेस का मूल जो मंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं सोचना है। हम जब पूरा लूसेंट कवर कर लेंगे तो आपको एक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट लूसेंट टेस्ट। उसमें जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 रुपए का इनाम, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2,500 का इनाम और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1,700 का इनाम मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा। आप जहां से भी हैं, जहां से भी बिलोंग करते हैं, वहां से आराम से बैठे बैठे आप टेस्ट दे सकते हैं। तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वही आपके टेस्ट में पूछी जाएंगी। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका प्रस्तावना वाला पोर्शन। आप लूसेंट में स्टार्ट करेंगे तो शुरू में आपको हिस्ट्री वाला कुछ पोर्शन मिलेगा, जहां से हमारा संविधान बनना चालू होता है। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन हम इतिहास वाले के साथ पढ़ेंगे। हम कहां से चालू कर रहे हैं? सीधे चालू कर रहे हैं प्रस्तावना से। तो याद रखिएगा, आपको कहां से पढ़ना चालू करना है? प्रस्तावना से करना है। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके पहले जितने भी आपके अधिनियम वगैरह आए हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप प्रस्तावना से चालू करिए मेरे साथ। सबसे पहले आपको एक बार प्रस्तावना अच्छे से पढ़नी है। अच्छा, जो आपकी पूरी संविधान में सबसे पहले आपको उसमें मिलती है प्रस्तावना। जैसे मान लीजिए आप कोई भी किताब खोलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिला दिखता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, किस चैप्टर में, मतलब फिर चैप्टर का नाम लिखा रहेगा और दूसरी तरफ पेज नंबर वगैरह लिखा रहता है। तो मतलब आपको पूरे बुक के बारे में कैसे पता चलता है? उस शुरू के पेज में जो इंडेक्स होता है वहां से पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ पे आपको मिलेगी, कौन कौन सी चीज उसके अंदर लिखी हुई है। सेम ऐसे ही आप प्रस्तावना को लेकर चल सकते हैं। पूरे संविधान में हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, हमें क्या क्या चीजें करनी है, वो सब आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा। तो प्रस्तावना आपको शुरू में बिल्कुल संविधान में मिलेगा। है क्या प्रस्तावना? प्रस्तावना मतलब आपको बताता है संविधान के बारे में। इसको पढ़ने के बाद आपको एक बार पता चलेगा कि बताता क्या है हमारे संविधान के बारे में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी
फिर यहाँ पे आपका मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो आपका प्रभुत्व संपन्न है इसका मतलब है सोवरीन, जो आपका समाजवादी है उसका मतलब है आपका सेकुलर, ये आपका समाजवादी है मतलब सोशलिस्ट। फिर पंथ निरपेक्ष हो गया आपका सेकुलर, लोकतांत्रिक मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी, और यहाँ पे गणराज्य मतलब रिपब्लिक। तो हमने बताया भारत के बारे में, ओवरऑल बताया कि हमारा भारत जो है वो कैसा होना चाहिए। हमारा जो संविधान है उसमें हमने चीजें मेन बताई कैसा होना चाहिए। एक तो प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, सोवरीन होना चाहिए। उसके अलावा समाजवादी तो कैसा होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए। उसके अलावा पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। तो हम बात करते हैं किसकी, सेकुलर होने की बात करते हैं। फिर लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक होना चाहिए। गणराज्य मतलब रिपब्लिक होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो मेंस वाला पोर्शन हो जाता है जो हम पीएससी वगैरह में पढ़ते हैं। हमें क्या करना है, हमें लूसेंट कवर करनी है ना, तो डिटेल में ज्यादा जाना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि जब हम संविधान को पढ़ रहे होते हैं तो जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे। पॉलिटी वाले सेक्शन में आप जब पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपने यहाँ पे पढ़ लिया, ये प्रस्तावना पूरा पढ़ लिया, अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसमें से पूछा क्या जा सकता है भाई। ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमने ज्यादा हुआ तो हमने याद भी कर लिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है। तो सबसे पहले ये है कि संविधान का स्वरूप पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि हमारे संविधान का नेचर कैसा है, स्वरूप कैसा है, तो हम बताएंगे कि हमारे संविधान जो है वो बात करता है प्रभुत्व संपन्न होने की, समाजवादी होने की, पंथ निरपेक्ष होने की, लोकतांत्रिक होने की और गणराज्य होने की। तो ये इसका स्वरूप है। ठीक है, उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, क्या एम है, तो इसका उद्देश्य है न्याय देना, है ना, सबको न्याय प्राप्त हो। न्याय कैसा हो, तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सबको सामाजिक न्याय प्राप्त हो, सबको आर्थिक न्याय प्राप्त हो और सबको राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। फिर स्वतंत्रता की बात आती है। स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्रीडम हम किसकी दे रहे हैं, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। तो आप आने वाले टाइम पे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, जब आप आने वाले टाइम पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, वहां आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। वहां हम जस्टिस की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, वहां हम फ्रीडम की बात करेंगे। आप देखेंगे मौलिक अधिकार में आपको बहुत सारी, उपासना की स्वतंत्रता मिली है। तो ये सब कहां से आता है, आपकी उद्देशिका से आता है, प्रस्तावना से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शुरू में बता दिया कि हमारे संविधान का जो मेन लक्ष्य है वो क्या है, सबको न्याय प्राप्त हो। न्याय भी हमने बताया कि न्याय में भी वैरायटी हो ना, सामाजिक न्याय भी हो, आर्थिक न्याय भी हो, राजनीतिक न्याय भी हो। फिर हमने बात की स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता आपके विचारों में आप कुछ भी सोच सकते हैं, अभिव्यक्ति, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, विश्वास करने की, किसी भी धर्म को मानने की, उपासना करने की आपको स्वतंत्रता मिलेगी। फिर बात करते हैं हम समता की, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की, आपको समान प्रतिष्ठा मिलेगी, है ना, भेदभाव नहीं होगा, आपको अवसर, अपॉर्चुनिटीज आपको सबके बराबर ही मिलेंगी। तो ये आपको समता मिलता है। फिर राष्ट्र की एकता, हम यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि इनमें से जो आपका संविधान का स्वरूप है इसमें से क्या शामिल नहीं है, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि संविधान के उद्देश्य में इनमें से क्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो न्याय की बात की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। जब आप देखेंगे कि आपके पूरे प्रस्तावना की एक एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये फिर आपका हो जाता है जरूरी कि आप एक बार इसको याद करें। याद एक बार में तो होगा नहीं, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि वो याद हो, है ना। उसकी थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो भी इतनी आसान नहीं है, लेकिन आपको इतनी बार रिवाइज करना पड़ेगा कि आपको याद हो जाए, या फिर आप ट्रिक के माध्यम से याद करिए। जैसे यहाँ पे हमने 5 चीजें ये पढ़ ली, तो यहाँ पे आप देखेंगे हम समाजवादी होने की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे कि समाजवादी होना चाहिए, एक तो लोकतांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये हमें पता है, गणराज्य है, रिपब्लिक होना चाहिए, ये हमें पता है। उसके अलावा
प्रभुत्व संपन्न, अपना प्रभुत्व चलना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए, ये पता है। फिर पंथ निरपेक्ष, किसी भी पंथ के बारे में नहीं सोचना है, सारे बराबर हैं, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, तो पंथ की बात करते हैं। और समाजवादी, तो समाज की बात करते हैं। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, एक तो लोकतंत्र की बात करते हैं, गणराज्य की बात करते हैं, फिर प्रभुत्व की बात करते हैं कि हमारा खुद का चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने बात की पंथ की, है ना, सारे पंथ की बात की। उसके बाद हमने समाज की बात की, तो समाजवादी होना चाहिए। तो आप ऐसे अलग अलग करके भी याद कर सकते हैं। फिर बात आती है उद्देश्य में। उद्देश्य में क्या क्या है, तो हम न्याय की बात करते हैं, क्योंकि सबको न्याय मिलना जरूरी है ना। हम समानता की बात करते हैं। किसी भी एक आदमी को आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगेगा कि मुझे समाज में न्याय मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद मेरे लिए समानता हो, हर चीज में कोई मेरे से भेदभाव ना करे। फिर समानता हमने कर ली। फिर मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए, मैं जैसे चाहूं वैसे बोलूं, जैसे चाहूं वैसे रहूं, तो मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो हमने बात की किसकी, न्याय की, हमने बात की आपके फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, और समता की बात की, ठीक है। फिर आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। और जब हम इतने फ्रीडम में घूम रहे हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को हानि पहुंचाए। तो लास्ट में ये भी ऐड कर दिया कि भाई आपको स्वतंत्रता है, आपको न्याय भी मिलेगा, आपको समानता मिलेगी, समता मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ में आपको राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बना के रखनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं याद करना है पूरा का पूरा तो आप उसको तोड़कर याद करिए, नहीं तो मैं बोलूंगी कि आप एक बार पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल में कहीं से भी पूछा जा सकता है। जैसे तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आप बताएंगे भाई 3 प्रकार की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की। कौन कौन से, तो यहाँ आप बताएंगे सामाजिक, सोशल, उसके अलावा इकोनॉमिक तो आर्थिक, और उसके अलावा पॉलिटिकल। 3 प्रकार के आपके न्याय की बात की गई है। फिर आपका आएगा स्वतंत्रता। तो फिर सेकंड आपका चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। तो आप बताएंगे विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया और उपासना हो गया। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आपको ये चीजें जो है, अब यहाँ पे आपका जो चौथा क्वेश्चन है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता, तो आप बताएंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर उसमें से भी ऑप्शन दे सकता है कि कौन कौन से हैं शामिल, कौन से नहीं है। अभिव्यक्ति की है, विचार की है, फिर आपके विश्वास की है, धर्म की है और उपासना की है। तो आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो इससे जितने भी डिटेल में क्वेश्चन बनेंगे आपको याद हो जाएगा, है ना। हमें विश्वास, हम किसी के ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं, हम कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी टाइप का विचार हमारे दिमाग में आ सकता है ना। हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, हम कोई भी उपासना कर सकते हैं। इसको आप अलग कैसे कर सकते हैं, इसको अलग आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आप कोई भी धर्म मानेंगे तो आप उससे संबंधित उपासना तो करेंगे ही करेंगे, तो आपको धर्म मानने और उपासना करने की स्वतंत्रता है। उसके अलावा आपको कुछ भी सोचने, विचार करने और उसको फिर अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, मतलब थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कुछ भी आप सोच सकते हैं, विचार ला सकते हैं, फिर उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब अभिव्यक्त करेंगे तो क्या होगा, उसके प्रति विश्वास भी रख सकते हैं, ठीक है, विश्वास भी रख सकते हैं। तो 3 चीजें जो है वो विचार से आप संबंधित कर दीजिए कि हम विचार ला सकते हैं, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसमें विश्वास भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, धर्म हो गया, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब धर्म को मानेंगे तो आप उपासना भी करेंगे, तो उपासना कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें किससे रिलेटेड हो गई, आपकी स्वतंत्रता से, फ्रीडम से रिलेटेड हो गई। फिर आता है यहाँ पे समता कि, तो हम समता, इक्वालिटी की बात कहाँ पे करते हैं, कितने प्रकार की इक्वालिटी की बात करते हैं, तो आएगा 2 प्रकार की। किसकी किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं हम कि अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको बराबर मिले, प्रतिष्ठा जो है वो सबको बराबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 प्रकार हो गया, ये 5 प्रकार, न्याय हम 3 प्रकार की बात करते हैं, और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते ही हैं। तो लास्ट में राष्ट्र की एकता और अखंडता आ जाएगा, ठीक है। 4 प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए कैसे कैसे बनेंगे। 5वां प्रकार का क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या बनेगा कि जो हमारा प्रस्तावना है, ये जो हमारा संविधान है, हमने कब अंगीकृत किया, हमने कब एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक डेट मिलेगी 26 नवंबर 1949। तो ये पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन में कि हमने कब उसको एक्सेप्ट किया, कब, यहाँ पे वर्ड भी आप देखेंगे अंगीकृत किया, तो अंगीकार हमने कब किया है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया 26 डे ऑफ नवंबर 1949,
ये आपका डेट पूछा जा सकता है, याद रखना है। हमने कब संविधान को अंगीकार किया, तो यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, हमने संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया है, अंगीकार किया है, अधिनियमित किया है और आत्मार्पित किया है। 3 ये वर्ड मिलेंगे। ये नहीं पूछेगा कि अधिनियमित है, अंगीकृत है और आत्मार्पित है, कितने वहां पे शब्द लिखे हैं, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ईयर पूछ सकता है। तो 5वां प्रकार का आपका क्वेश्चन बना कि टाइम जो है वो बताइए, डेट बताइए, 26 नवंबर, या आपका पूछ लेगा कि 26 जनवरी 1950 हो गया, तो ये भी याद रखना है, सन याद रखना है। हम 1949 की बात कर रहे हैं, है ना, 1950 नहीं आया है अभी, हमने 1949 26 नवंबर 1949 में ही एक्सेप्ट कर लिया था, लागू हमने बाद में करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, ये आपका अंगीकृत वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। अंगीकृत कब किया, 26 नवंबर 1949 को। फिर इसमें एक बात और आती है कि आपके इस प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं। तो उद्देशिका क्यों बोलते हैं, जब हमारी संविधान सभा की मीटिंग चालू हुई तो 13 दिसंबर 1946 में क्या होता है, हमारे नेहरू जी जो हैं वो लाते हैं आपका एक उद्देश्य प्रस्ताव। उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई थी कि हमें अपना भारत जो है वो, हमें अपना संविधान जो है कैसा चाहिए, संविधान के अंदर हमें डेमोक्रेसी चाहिए, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए, हमें गणराज्य चाहिए, ये सारी चीजें उसमें हमने लिखी थी। सेम वैसे ही थोड़ा बहुत चेंज करके हमने अपना प्रस्तावना बनाया, तो इसलिए इसको उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आपको लिखी मिल जाएंगी, चिंता मत करिएगा। ये आपका 5वां जो है वो क्वेश्चन हो गया कि आपको 26 नवंबर 1949 याद रखना है कि कब हमने अंगीकार किया। उसके अलावा जो आपका 6वां क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, 6वां क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान ने सबसे ज्यादा पावर किसको दे रखी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि संविधान सभा के लोग, हम संविधान सभा के लोग इस संविधान को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हम भारत के लोग, भारत को बनाना चाहते हैं ऐसा, हम भारत के लोग। तो यहाँ पे ये है कि संविधान का जो स्रोत है, संविधान जो मेन शक्ति देता है वो किसको देता है, भारत के लोगों को, भारत की जनता को। तो ये एक क्वेश्चन आपका 6वां पूछा जा सकता है कि संविधान का मेन जो स्रोत है या मेन शक्ति कहाँ से मिलती है संविधान को, तो यह है भारत के लोगों से, ठीक है। संविधान क्या है, आपका एक दस्तावेज है। सबसे शुरू में वहां पे आपको मिलेगा प्रस्तावना, जिसे हम बोल रहे हैं उद्देशिका, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य पता चल रहा है, क्या उद्देश्य है संविधान का। फिर हमने बताया कि यहाँ पे जो इसका स्वरूप है वो कैसा है, तो यहाँ पे आपको 5 चीजें मिल जाएंगी। आपका लोकतंत्र होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए, पंथ के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, समाज के बारे में सोचना है और प्रभुत्व अपना चलना चाहिए। तो आपको ये शुरू के शब्द याद कर लेने हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। फिर हम बात करते हैं उद्देश्य, एम क्या है, तो हम बताएंगे एम है हमारा जस्टिस का, न्याय मिलना चाहिए। एम है समानता का, समानता हिंदी में आपको मिलेगा समता, इंग्लिश में इक्वालिटी, है ना। दोनों में डिफरेंस है वैसे, समता समानता अलग है, बहुत डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। तो हमने समता की बात की, हमने न्याय की बात की, उसके बाद हमने स्वतंत्रता की बात की, फ्रीडम मिलना चाहिए। फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की, ठीक है। फिर हमने उसके बाद देखा कि भाई लास्ट में आपको एक ईयर भी मिलेगा, डेट भी मिलेगी, वो भी पूछा जाता है। तो 26 नवंबर 1949 याद रखना है। हिंदी वाले आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि हम जब संवत की बात करते हैं, विक्रमी संवत, तो ये 2006 चल रहा था, ठीक है। जब हम संवत निकालते हैं तो आपका 2006 चल रहा था। उसके अलावा इसमें और एक चीज आपको क्या मिलती है कि जब संविधान जो है वो कहाँ से मेन पावर लेता है, संविधान को पावर कहाँ से मिल रही है, तो वो मिल रही है लोगों से, भारत के लोगों से। तो हमने मेन पावर दे रखी है भारत के लोगों को, ठीक है। अब आप इसी को फिर आगे देखेंगे कि हमने पावर तो दे रखी है भारत के लोगों को, लेकिन भारत में लोग ही बहुत ज्यादा हैं। आप देख रहे हैं कि मतलब 140 आपके करोड़ जनसंख्या जो हो गई है, तो बहुत ही जनसंख्या। अब सारे के सारे जो है वो तो संभाल सकते नहीं देश, है ना। तो भारत को संभालने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला भारत के लोगों के पास जो शक्ति है, ऐसा करिए आप अपने में से कुछ लोगों को चुनकर भेजिए शासन करने के लिए अपने ऊपर। तो फिर एक ये सिस्टम आया कि ठीक है, भारत के लोगों के पास शक्ति है, वो कुछ लोगों को चुनकर भेज देंगे कि वो लिमिटेड चुने हुए लोग ही भारत के लोगों के लिए और काम करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि फिर हम क्या करते हैं, मोदी जी को भेजते हैं चुन के, है ना, प्रधानमंत्री चुनते हैं, अपने राज्यों में मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो फिर ये सिस्टम यहीं से आता है। और हम क्यों चुन रहे हैं, जनता क्यों चुन रही है, क्योंकि मेन जो पावर है वो भारत के लोगों के पास है, ठीक है।
ये याद रखिएगा, ये अलग अलग आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ से आता है। इसको ज्यादा ट्रिक के माध्यम से भी आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डिटेलिंग पता होनी चाहिए। समता, हम कितने प्रकार की समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, न्याय तो कितने प्रकार के न्याय की बात करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आप एक बार पूरा का पूरा जो आपका प्रस्तावना है वो जरूर याद करें, है ना। एक बार बहुत अच्छे से कर लेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक के लिए बहुत फायदा मिलेगा। फिर प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं। कुंजी छोटी सी चीज जिसमें हर चीज लिखी होती है, तो हमारी प्रस्तावना भी शुरुआत में पहला पेज हर चीज लिखा है, तो कुंजी से हमने कंपेयर कर लिया। इसके अलावा जो हमारे पालकी वाला है, उन्होंने बोला था कि ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, परिचय पत्र भी है। आप परिचय पत्र देख भी सकते हैं ना कि आपको क्या बता रहा है, सारा का सारा परिचय दे रहा है, आइडेंटिटी की तरह यूज कर रहे हैं हम उसको कि संविधान में आगे क्या मिलेगा। तो परिचय पत्र किसने बोला, पालकी वाला जी ने। पालकी जी ने परिचय पत्र बताया प्रस्तावना को, ठीक है। फिर आता है 13 दिसंबर 1946, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव आपकी संविधान सभा में पेश किया था। ये हम इतिहास वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, जैसे ही आपका ये पूरा आपका संविधान सभा वाला पोर्शन आएगा, इसलिए मैंने डिटेल ज्यादा नहीं बताई। बस ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे हमने, इसी को क्या है प्रस्तावना में ऐड कर लिया, इसलिए इसको उद्देशिका भी बोलते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। फिर यहाँ पे है कि जो संविधान के समस्त शक्तियां हैं उसका केंद्र बिंदु कौन है, तो यह है भारत के लोग। ये मैंने आपको बताया ही, शुरू में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों को मेन शक्ति दी गई है संविधान के अंतर्गत, ठीक है। फिर यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल। मदन गोपाल जी कब आते हैं, 1957 में। यहाँ पे जितने भी आप ये चीजें पढ़ेंगे, यूनियन मतलब केशवानंद भारती का केस हो गया, तो जितने भी आपके ये वाद हैं या जितने भी केस हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला होगा प्रस्तावना के लिए, जो भी बोले, अब आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार वगैरह, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें बोली होंगी तो उसको हम ऐसे पढ़ते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। मतलब इन दोनों के बीच चल रहा था झगड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। तो मदन जो है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ गए थे। किस चीज के लिए गए थे, तो यहाँ पे क्या चल रहा था, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रवर्तित मतलब यहाँ पे होता है इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब अभी हम देखेंगे फंडामेंटल राइट वगैरह जो है वो इन्फोर्स किए जा सकते हैं। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेगी कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो सकता। लेकिन प्रस्तावना में जितनी चीजें लिखी हैं, जैसे आपको 3 प्रकार का न्याय मिलना चाहिए, आपको समता मिलनी चाहिए, आपको इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलती है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास ये बोलकर नहीं जा सकता कि देखिए प्रस्तावना में लिखा हुआ है जज साहब कि हमें आर्थिक जो है वो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, तो प्रस्तावना को लेकर आप नहीं जा सकते। संविधान में सीधे सीधे लिखा हुआ है कौन सा भाग है जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ऐसे कौन से भाग हैं जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। प्रस्तावना उनमें से एक है, उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते आप कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, कि लोग ध्यान नहीं दे रहे। मतलब यह है कि प्रस्तावना में जो चीजें लिखी हुई हैं वो क्या करेंगी, सुप्रीम कोर्ट अपने काम के लिए यूज करेगी, लेकिन उसको लेकर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता कि आप हमारा न्याय जो है वो हमें वापस दिलाइए, हमारा सामाजिक न्याय हमें नहीं मिल पा रहा। अब दूसरे अनुच्छेद जब पढ़ेंगे, जैसे आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है वो इन्फोर्स किए जा सकते हैं, तो आप मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन प्रस्तावना में लिखी हुई बात के लिए आप नहीं जा सकते। अच्छा, कुछ लोगों को ये चीज टफ लग रही होगी कि ये बताने की क्या कोशिश कर रही है। देखिए, जैसे आपके ज्योग्राफी में कुछ चीजें आती हैं, आपको दर्रा पढ़ना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि दर्रा होता क्या है। आपको जल संधि पढ़नी है, स्ट्रेट पढ़ना है तो आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट क्या होते हैं। सेम ऐसे ही पॉलिटी के भी क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे प्रवर्तित, एक प्रवर्तित आपका शब्द हो गया, जैसे संविधान संशोधन, संशोधन क्या होता है ना। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने शब्द मिलते हैं, अपने अपने टर्म्स मिलते हैं, उनको जानना जरूरी है। जैसे ही आप उसको समझ जाएंगे, आपको ये चीज अच्छे से पता चल जाएगी कि हम क्या बोलने की बात कर रहे हैं या क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रवर्तित है मतलब प्रस्तावना को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर कोई भी मुद्दा होता है, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, हमारे पास जो है वो 3 आपके क्या है मेन लोग हैं। एक है आपकी विधायिका, विधायिका क्या कर रही है, इसका काम है लॉ बनाना, कानून बनाना। जैसे आप देखेंगे संसद हमारी विधायिका,
विधायिका, विधान बना रहे हैं, वहां पे हम कानून बना रहे हैं। दूसरी होती है यहाँ पे आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका, इसका क्या काम होता है? कार्यपालिका को हमने काम दिया कि तुम जो भी कानून बनेगा उसे फिर इंप्लीमेंट करोगे, लागू करवाओगे। तो ये क्या कर रहा है? ये लॉ को लागू करवा रहा है। याद रखिएगा, ये कार्यपालिका बना नहीं रहा, सिर्फ लागू करवा रहा है। विधायिका विधान बना रही है, तो बना दूसरा रहा है। फिर आता है आपका यहाँ पे कौन सा? जुडिशियरी। जुडिशियरी जिसको बोलेंगे न्यायालय। न्यायालय का क्या काम है? न्यायालय का काम है कि जो भी यहाँ पे कानून बन रहे हैं और जो भी आपकी कार्यपालिका लागू करवा रही है, उसमें किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन नहीं हो। जो हम संविधान ने शक्ति दे रखी है भारत के लोगों को, उसका हनन नहीं हो। तो ये क्या करता है? ये चेक करता रहता है कि हनन तो नहीं हो रहा, कहीं आपने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जिससे लोगों के जो है उनके अधिकारों का हनन होने लग जाए। तो जब हम ये चीजें पढ़ते हैं, आपका कोई वाद पढ़ रहे हैं या ऐसी कोई चीज की मतलब आपका केस है जो सुप्रीम कोर्ट के पास था, तो उसमें हम यही पढ़ते हैं कि संविधान में जो शक्ति दी गई है, तो संसद के पास कितनी शक्ति है, संविधान में लिखे हुए जो चीजें हैं उनमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं संविधान में, है ना। उसके अलावा फंडामेंटल राइट को हम लागू करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे जो प्रवर्तित है, इसका यही मतलब है ना। इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, मतलब इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत जो भी चीजें लिखी हैं उसमें हमारे न्याय का क्या हुआ है? हनन हुआ है। ठीक है, अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आप क्या करिए, शांति से सुनिए कि क्या है ये चीजें। फिर दूसरा केस होता है, 57 में ये हुआ, फिर थोड़ा 60 में जाके एक दूसरा केस होता है। यहाँ पे बेरूबारी यूनियनवाद होता है, मतलब एक दूसरा व्यक्ति जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस करता है। केस किससे रिलेटेड था? केस रिलेटेड था कि यहाँ पे जो संविधान में जो आपकी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि नहीं है, ये मुद्दा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना की सहायता ली जाएगी, लेकिन यहाँ पे है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि संविधान हमारी क्या है? सबसे मेन हमारी किताब है ना, तो उसको जब हम क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे बड़ी हमारी पावर होगी जुडिशरी, उसी को हम देंगे। तो सबसे ऊंचे पे कौन बचा है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ही बताता है कि कोई भी चीज अगर संविधान में लिखी है उसका क्या मतलब है। अगर मान लीजिए सीधे सीधे नहीं समझ में आ रही, जैसे यही क्वेश्चन हो गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान में लिखा हुआ है ना, पहले पेज में लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो संविधान का भाग है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। कब बोला? बेरूबारी केस में बोला। बेरूबारी केस में बोला कि नहीं, संविधान जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन प्रस्तावना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रस्तावना में संविधान सभा के लोग कैसा संविधान बनाना चाहते थे, कैसा भारत बनाना चाहते थे, वो चीजें लिखी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को जब भी ऐसा लगेगा कि हमें मदद की जरूरत है, तो हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने हिसाब से समझेंगे, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। अच्छा, ये क्या मुद्दा हो गया कि संविधान में लिखा है लेकिन संविधान का भाग नहीं है। यहाँ पे एक ये मुद्दा आता है कि आपका है एक अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368, जिसमें लिखा है कि हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। संशोधित मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कि जब प्रस्तावना संविधान सभा के लोगों का जो विचार था कि हमें कैसा भारत बनाना है, कैसा संविधान बनाना है, वो बताता है, तो हम फिर प्रस्तावना को चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज कर देंगे तो कैसे पता चलेगा वो बेचारे क्या सोचकर संविधान बना रहे थे? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, क्योंकि संविधान का भाग है ही नहीं प्रस्तावना, इसलिए आप प्रस्तावना में संशोधन कर ही नहीं सकते। आपके अनुच्छेद 368 में क्या लिखा हुआ है कि आप संविधान को संशोधन कर सकते हैं ना, तो संविधान का भाग ही नहीं है, इसलिए आप प्रस्तावना को संशोधित नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम संविधान की व्याख्या करेंगे, जब भी हमें एक्सप्लेन करना होगा, तो हम प्रस्तावना की हेल्प ले सकते हैं। कब बोला? बेरूबारी केस में बोला। अब आपको ये इतने केस क्यों पढ़ने होते हैं? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन में केस पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको केस भी पढ़ना पड़ता है। केस पूछे जाते हैं कि आप ये बताइए कि प्रस्तावना जो है वो न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है, ये किस केस में बोला गया था? तो आप बताएंगे मदन गोपाल। मदन को बोला था कि प्रस्तावना के चक्कर में तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं आना, ये
प्रवर्तित नहीं है, इन्फोर्स नहीं कर सकते इसको, ठीक है। फिर हमारा आता है बेरूबारी। बेरूबारी का आप गोलाबारी भी कर सकते हैं, है ना, बेरूबारी का आप कर सकते हैं गोलाबारी। तो सब गोलाबारी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई गोलाबारी मत करो, प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो संविधान संशोधन उसमें नहीं हो सकता, बात ही खत्म, हटाओ। तो हमने क्या कह दिया कि गोलाबारी कर रहे थे तो हमने बोल दिया प्रस्तावना भाग ही नहीं है संविधान का, इसलिए आप उसे अमेंड नहीं कर सकते, संशोधित नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें जो ये साल लिखे हुए हैं ये कभी भी नहीं आते कि बेरूबारी केस किस साल हुआ था, तो ये ईयर ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहती है, एक दो बार आप देखते रहिए, बाई चांस अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए 57 में ये हुआ था, 60 में ये हुआ था, ठीक है। गोलाबारी में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपका जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, अब भाग नहीं तो आप संशोधित नहीं कर सकते। लेकिन फिर आता है केशवानंद भारती केस, यहाँ पे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आता है, ये 1973 में हुआ था। पूरे पॉलिटी में आप ये वाला केस हर जगह पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा केस था। प्रस्तावना में यहाँ पे एक चीज क्या आती है, एक चीज यहाँ पे आता है मूल ढांचा का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले जो बोला था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है उसको बदल दिया। अच्छा, ये भी है सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही ऑर्डर को बदलने की पावर है। मान लीजिए पहले उन्होंने सोचा कि नहीं इसको 2 साल की सजा देते हैं, उसके बाद अगर उनको थोड़े टाइम बाद लगा कि नहीं यार मजा नहीं आ रही तो वो चलो उसको हटाओ, हम अब इसको 1 साल की सजा देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये समझ के चलिए कि वो अपना रिजल्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट बस नहीं है, आपका जो हाई कोर्ट वगैरह भी है, तो अपना खुद का रिजल्ट बदल सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने पहले तो बोल दिया 1960 में कि ये संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, है ना, प्रीएम्बल जो है आपका वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब 73 में आए केशवानंद भारती केस में तो बोला कि नहीं प्रस्तावना कैसे अलग मान सकते हैं, संविधान के आपकी बुक में ही लिखा गया है, सारी चीजें उसी में, तो बोला चलो ठीक है मान लेते हैं प्रस्तावना जो है हमारा प्रीएम्बल किसका भाग है, संविधान का भाग है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अगर संविधान का भाग है मतलब उसमें संशोधन भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अपना नया पैतरा लेकर आई, उन्होंने बोला ठीक है आप कर सकते हो संविधान में संशोधन, आप कर सकते हो प्रस्तावना में संशोधन, लेकिन यहाँ पे एक आपका टर्म आ गया मूल ढांचा का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये भी आप पूरे पॉलिटी में हर जगह पढ़ोगे। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि आप मूल ढांचा नहीं बदल सकते उस चीज का जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड है। जैसे मैं बोलूं कि आपके प्रस्तावना जो है वो मूल ढांचे का भाग है, मतलब आप प्रस्तावना में कभी भी निगेटिव बदलाव नहीं कर सकते, करना है तो पॉजिटिव करिए, निगेटिव नहीं कर सकते। लेकिन आप तो यहाँ पे आप पॉजिटिव कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो प्रस्तावना में अच्छी अच्छी चीजें और ऐड कर दें कि हमारा जो समाज है, जो हमारा संविधान है वो समाजवादी भी होना चाहता है, पंथ निरपेक्ष भी बनना चाहता है, ऐड आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है निगेटिव आप उसको नहीं कर सकते। मतलब आप कल को जैसे मान लीजिए आपकी संसद है, उसने डिसाइड किया कि हम लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, प्रियम्बल में आपकी प्रस्तावना में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो लिखी हुई है उसको हटा देंगे, आप वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप निगेटिव कुछ बदलाव नहीं कर सकते। हमारी प्रस्तावना जो है वो मूल ढांचे का भाग है। संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मूल ढांचा बनाती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपका ये ईंट से बना हुआ है, ऐसे घर बना हुआ है ना, ये आपका क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब आप बीच से कोई भी ईंट नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा ढांचा आपका खराब हो जाएगा। सेम ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान में भी कुछ चीजें हैं जो क्या है, मूल ढांचा बनाती हैं संविधान का, जैसे प्रस्तावना, जैसे आपके मौलिक अधिकार, तो आप उनको हटा नहीं सकते हैं, कुछ भी निगेटिव उसमें नहीं कर सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव कर सकते हैं। आप मौलिक अधिकार में और सारे अधिकार ऐड कर दीजिए, प्रस्तावना में और अच्छी अच्छी चीजें ऐड कर दीजिए। तो ये चीज याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस में एक टर्म आता है मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें यह बोला गया कि संविधान में जो जो चीजें भी मूल ढांचे का भाग हैं उसमें कभी भी आप निगेटिव कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, निगेटिव संशोधन नहीं कर सकते, पॉजिटिव संशोधन कर सकते हैं। कब आया ये? 1973 में आया केशवानंद भारती केस में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, याद रखिएगा। तो इससे क्या हो गया, संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का भाग है। तो हमने ये भी बता दिया कि ऐसा नहीं है पूरी की पूरी संविधान ही मूल ढांचे का भाग है, उसके कुछ कुछ भाग हैं।
जो मूल ढांचे का भाग है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते नेगेटिव वे में, ठीक है। तो आपकी प्रस्तावना है वो क्या है, मूल ढांचे का भाग है। अब यहाँ पे ये है संविधान जो है, आपकी जो संसद जो है वो प्रस्तावना में बदलाव कर सकती है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको संविधान का अंग मान लिया है, ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर आता है आपका 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन मतलब संविधान में कुछ भी नया ऐड करना है, कुछ भी निकालना, संशोधित किया हमने, है ना। तो ये होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये क्या, इसमें हमने क्या किया था, हमने 3 शब्द, एक तो समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा राष्ट्र की अखंडता, ये प्रस्तावना में ऐड किया था, ठीक है। तो हमने बताया ना कि आप कुछ भी निगेटिव नहीं कर सकते, पॉजिटिव कर सकते हो। तो 3 साल बाद 73 में ये आता है, 76 में ही हम 3 शब्द ऐड करते हैं प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। मतलब जब आपका शुरू में 1950 में आपका संविधान बनकर जब तैयार हुआ था, तब ये 3 शब्द नहीं थे। ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कि जब आपका संविधान बना तो इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं था। तो ये आपका एक अलग 7वां क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा शब्द नहीं था। तो आप देखेंगे कि कौन सा शब्द नहीं था। ये जो 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 बाद में जोड़े गए 1976 में 42वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपकी प्रस्तावना में कब जो है वो सुधार किया गया, संशोधन किया गया, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये साल भी आपको याद रखना है। संविधान संशोधन का नंबर भी याद रखना है, नंबर भी पूछा जाता है। तो 42वां है ना, 42, ये 76 और 3 चीजें जोड़ी गई थी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अब ये चीजें याद करने में थोड़े टफ हो जाती हैं, जिसको पॉलिटी बिल्कुल पहले दिन से पढ़ता है और उसको लगता है कि यार ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो आपको 1-2 दिन में आने लग जाएंगी। अभी सिर्फ हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को याद करना है। यहाँ हम समाज के बारे में, पंथ के बारे में और अखंडता के बारे में बात कर रहे हैं। कब बात कर रहे हैं, 42 और 1976। ये आपको पूरा याद रखना है कि 42 साल 1976 में 42 साल के थे, तब हम समाज और पंथ को साथ में लेकर चल रहे थे और भारत की अखंडता पे भी ध्यान दे रहे थे। तो हमारे भारत का अखंडता हमेशा से अच्छी क्यों थी, क्योंकि 1976 में जब हम 42 साल के थे तो हमारे समाज और पंथ सब अच्छे से साथ साथ रहते थे। अब जैसे चाहे वैसे रिलेट करें, याद रखिएगा 1976 आपको याद रखना है, 42 साल याद रखना है और ये 3 वर्ड याद रखनी है, समाज के बारे में, पंथ के बारे में और अखंडता के बारे में। समाज में अगर पंथ सारे एक साथ रहेंगे तो अखंडता बनी रहेगी, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। हम धीरे धीरे पॉलिटी को पढ़ेंगे जिससे समझ में बहुत अच्छे तरीके से आए, है ना, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। कोई भी डाउट है, अब अगर आपको लगता है इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।